वेलकम टू इजी पीजी मैथमेटिक्स, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सर्वर क्लासेज, जिसका एक छोटा सा लक्ष्य है कि हर बच्चा जिसने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसको इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस प्लेनेट पे मैथमेटिक्स से ज़्यादा आसान और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए आपके बोर्ड की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा अजीम सर्वर, जिसमें मैं कुछ नया नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, इस तरीके से कि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है और आप में एबिलिटी डेवलप हो जाए कि जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप क्रैक कर सकें और उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो जाए। बस इतनी सी बात है। तो उसके लिए हम आपको जो है कि पूरे आपके बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे, जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके लिए सर्वर क्लासेस पे आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। इजी पीजी नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 12th क्लास के हर चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट है और हर चैप्टर की शुरू से आखिर तक के सारे वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। मीन्स यहीं से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इतना यकीन मानिए कि अगर आप रेगुलर सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, सारे लेक्चर्स को देखते हैं, तो कोई भी बच्चा जो है 95 और 100 मार्क्स से कम पे नहीं आएगा। वो बढ़िया से वो बोर्ड की तैयारी कर लेगा। और एक बात आप भी जानते हैं कि अगर एनसीईआरटी को विद डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़े से अगर एडिशनल क्वेश्चंस आप और कर लें तो मेंस में भी 99 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल सिक्योर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आराम से कर सकते हैं अगर थोड़े एडिशनल और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो हमारा पहले प्राइमरी मोटिव है कि हर बच्चे के बोर्ड की प्रिपरेशन ढंग से करा देना, और देन अगर बोर्ड के लिए वो कॉन्फिडेंट हो जाता है तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करके उसके मेंस में अच्छे स्कोर दिलवा देना। तो आज हमारा मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है और जो बच्चे भी ये वीडियो अभी पहला एज ए फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सजेस्ट किया जाएगा कि पहले आप लेक्चर 1 का वीडियो देखिए, यहीं पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, और देन उसको देख करके तब आइए इस लेक्चर पे। सर्टेनली आपको जो है कि मैथमेटिक्स जो है कि काफ़ी बढ़िया लगेगा, आप इसके जो है कि इंजॉय करेंगे। तो आज हम सेकेंड लेक्चर के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लें कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल एक तरीके से मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था और जिसमें बताया गया था कि मैट्रिक्स क्या है। तो कुछ नहीं, मैट्रिक्स को कुछ नहीं है कि डेटा को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना या डिस्प्ले करने का एक तरीका है। तो मैट्रिक्स को एक डेटा को सही तरीके से अरेंज करना या डिस्प्ले करने का एक तरीका है। तो मैट्रिक्स सिखाया गया था। मैट्रिक्स में ही साथ साथ उसके रो क्या है, कॉलम क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट से क्या समझते हैं और मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या समझते हैं, इतनी बातें बताई गई थी। देन उसके बाद मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स बताए गए थे और देन उसके बाद दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात हुई थी। तो इसी 3 टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था और जिसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 को पूरा कवर किया था। तो आगे के टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कि कल आपने कितनी बातें सीखी। एक बहुत आसान सा सवाल है, जैसे ये हमने लिखा है कि भाई यहाँ पे हमने नंबर्स का कुछ अरेंजमेंट दिखाया है और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। तो इसके लिए आप वीडियो पॉज करिए और फटाफट आप खुद ही चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा नहीं है। और चेक कर लेने के बाद अब वीडियो आगे बढ़ाइए और चेक करते हैं, बात करते हैं एक एक। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर्स, वेरिएबल्स का और इमेजिनरी नंबर्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है, जिसमें एक रो है और उसके सामने 3 कॉलम बनी हुई है, तीनों एंट्रीज फिल है। सेकंड रो है, उसके सामने 3 कॉलम्स बने हुए हैं, तीनों एंट्रीज फिल है। तो इसका मतलब कि ये आपका मैट्रिक्स है। इतना मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये पूरा आपका अरेंजमेंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हाँ, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो कि भाई यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये कल मैंने बताया था कि ब्रैकेट का कोई खास रोल नहीं होता है, वो सिर्फ अलाइनमेंट को दुरुस्त करने के लिए वो ब्रैकेट रखा रहता है। बिना ब्रैकेट के जो भी नंबर्स को अरेंज किया गया है वो एक मैट्रिक्स है। अब सवाल आते हैं नेक्स्ट इस पे, क्या ये मैट्रिक्स है? तो ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? कि आपको बताया गया था कि अगर आपने 3 कॉलम बनाया है और उसके करस्पॉन्डिंग 2 रो लेकर के चल रहे हैं तो हर एक रो में सारी कॉलम्स की एंट्रीज फिल होनी चाहिए। तो आपने पहली रो में तीनों एंट्रीज फिल कर दी है, लेकिन अगर सेकंड रो में चलें तो उसका फर्स्ट कॉलम फील्ड है, सेकंड कॉलम फील्ड है और यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया गया है।
जो मैट्रिक्स की कंडीशन को मैच नहीं करता है, इसका मतलब कि ये वाला जो अरेंजमेंट है ये आपका मैट्रिक्स नहीं है सही है। ये मैट्रिक्स था लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं फिल किया गया है। तो ये बताया गया था कि अगर ये थर्ड कॉलम आपने डिफाइन कर दिया तो भले यहाँ के एलिमेंट्स कुछ भी रहे वो फिल करना मस्ट है। लाइक अगर उसकी वैल्यू 0 है तो 0 रख दीजिए, अगर उसकी वैल्यू अननोन है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे नॉट नोन या कुछ भी, लेकिन एंट्रीज ब्लैंक अगर रखते हैं तो इस तरीके से जो डिस्प्ले करेंगे दैट इज नॉट ए मैट्रिक्स, तो ये आपका मैट्रिक्स नहीं है। फिर इससे ही बात करें तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स है, जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 1 by 1, एक रो एक कॉलम, इसका मतलब 1 by 1 का मैट्रिक्स है। ये भी है, ये भी आपका मैट्रिक्स है क्योंकि मैंने कहा था कि भाई कि सिंपली नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है। ये मैटर नहीं करता कि आप चाहे इस ब्रैकेट को यूज कर रहे हैं या कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं या नंबर्स की अलाइनमेंट के लिए आप टेबल यूज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आपका मैट्रिक्स है। यहाँ पे अलाइनमेंट्स को फिक्स करने के लिए टेबल्स का यूज किया गया है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, रो 1, और 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसमें 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है 1 by 4 ऑर्डर का। पहले रो मेंशन करते हैं देन कॉलम मेंशन करते हैं, तो 1 by 4 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। सही है, तो ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स नहीं था, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इसकी बात करें तो अगेन ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं, एक डेटा को डिस्प्ले करने का ही तरीका है। लेकिन उस तरीके में कहीं ये नहीं बताया गया था कि कॉमा का या कुछ इस तरह से आप सेपरेटर वगैरह का यूज करें। तो ये आपका कॉमा जो लगा करके सेपरेट किया गया है मींस ये मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या है। तो कुछ नहीं, बस नंबर्स का एक अरेंजमेंट जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर उसमें 3 कॉलम्स डिफाइन किए हैं तो सारी रो में तीनों एंट्रीज फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये पहला वाला पॉइंट मेरे ख्याल से एक तरफ से रिवाइज हो गया। दूसरा हमने बताया था मैट्रिक्स के ऑर्डर के अबाउट, तो उससे रिलेटेड भी एक सवाल यहां पे लिखा हुआ है, इसमें चेक करिए। कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स गिवन बिलो। यानी कि 3 स्टूडेंट्स अजय, विनय और समीर, इनके फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, विनय के भी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है। फटाफट वीडियो पॉज करिए और जल्दी से ये बता दीजिए आपके हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। और अगर पॉज करके आप ऑर्डर लिख चुके होंगे देन आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों ने यहाँ पे लिखा होगा 2 4 कॉलम है और 4 रो हैं, 1 2 3 4 रो चल रही हैं, 4 कॉलम चल रही हैं, तो 4 by 4 आई थिंक ये बच्चों ने लिखा होगा। ठीक है, तो अगर जिन्होंने भी ये लिखा है वो इसको फटाफट से कैंसिल भी कर लें कि ये आपका 4 by 4 का नहीं है। क्या है ये जो ऊपर जो दिए हुए हैं नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बेसिकली एक तरीके से कॉलम की लेबलिंग को कर रहा है। ये कहलाता है लेवल ऑफ कॉलम, ये लेवल्स ऑफ कॉलम। यानी कि आपने 4 कॉलम बनाया है तो पहला कॉलम किस चीज के अबाउट है उसकी लेबलिंग की गई है। भाई वैसे ही जैसे आपके पास लैब में डिफरेंट आपके पास वो रहते हैं, क्या कहते हैं, बोटल्स रहते हैं। किसी बोतल पे आप एक लेवल लगा देते हैं HCl का, किसी पे H2SO4 का, तो जो आपने लेवल चिपकाया है वो आपका HCl थोड़ी है और ना ही बोतल HCl है। बेसिकली बोतल के अंदर जो कंटेंट था वो आपका HCl था, वो तो आपने लेबलिंग किया था। ऐसे ही ये पहला मैट्रिक्स नहीं है बल्कि पहली कॉलम के ये लेबलिंग की गई है कि वो किस चीज के अबाउट पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम किस चीज के अबाउट है वो उसकी लेबलिंग है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगा। मैट्रिक्स कौन सा पार्ट है, तो ये नंबर्स का जो मैट्रिक्स है वो ये कह भी रहा है सवाल में कि मैट्रिक्स ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स की मैट्रिक्स ये है जिसमें देखा जाए तो 3 रो है, 3 कॉलम है। तो इसका मतलब मार्क्स की जो मैट्रिक्स बनी है ये वाली वो है 3 by 3 मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर लाइन का क्या मकसद था, तो वो एक तरीके से कॉलम्स की लेवल्स को डिफाइन किया था और इधर वाली लाइन का मतलब क्या था, तो वो रोज की लेवल्स को डिफाइन किया था। तो एक तरीके से 3 by 3 का ये एक मैट्रिक्स था। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात की थी। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे है
कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस होल्ड्स, यानी कि पूछ रहा है कि कितना अल्फा रखा जाए कि जिससे अल्फा प्लस 1 मैट्रिक्स, अल्फा स्क्वायर, 0 1 ये बराबर हो 5 4 और 0 1 के। तो लास्ट जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था वो मैट्रिक्स के इक्वालिटी का ही। तो पहले उस कंसेप्ट को बता दूं, ये कहा गया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे कि पहली बात अगर उनके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो तभी इक्वल होंगे, ऑर्डर डिफरेंट है तो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि पहली कंडीशन तो मैच कर रहा है कि भाई कि इसके ऑर्डर सेम है। हाँ, फिर ये बताया गया था कि ऑर्डर सेम हो और सारे रेस्पेक्टिव पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम हो, मैच करे, यानी कि पहले वाली मैट्रिक्स के A11 दूसरे वाले के A11 के बराबर हो, पहले वाले मैट्रिक्स का A21 दूसरे के 21 के बराबर हो। तो सारे पोजीशन के एलिमेंट्स भी मैच करे तब वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्राइटेरिया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए या उनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वल कहलाएंगे। तो फिर से आप वीडियो पॉज करिए और चेक कर लीजिए कि क्या कल की पढ़ाई हुई चीजें अभी तक आप उसको सही अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार चेक कर लेने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप अपना ट्राई ले चुके होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स इसके बराबर कब होगा? तो मैंने कहा कि सारे करस्पॉन्डिंग पोजीशन मैच होना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस 1 बराबर होना चाहिए 5 के एंड 0 बराबर होना चाहिए 0 के, जो नेचुरली होता है। ये बराबर होना चाहिए इसके, यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए 1 1 के बराबर, जो कि नेचुरली होता है। इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? तो जिस वक्त ये वाली कंडीशन भी मैच करे एज वेल एज ये भी मैच करे। अब ये कंडीशन कब मैच हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि इसको मैच करने के लिए अल्फा की वैल्यू 4 होनी चाहिए। और ये कब मैच करेगा? तो इसके लिए 2 अल्फा की वैल्यू आई, क्या के 2 ले सकते हैं या -2 ले सकते हैं, है सही है। लेकिन अब जरा सोचिए कि जैसे 4 रखते हैं तो ये इससे तो मैच कर जाएगा, लेकिन जब वो 4 रखेंगे तब तो ये मैच नहीं होगा ना। तो मैंने क्या बताया था कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करेगा तभी आपका मैट्रिक्स इक्वल माना जाएगा। तो इसका मतलब कि 4 रखने पर ये मैच हो रहा है, बाकी मैच हो रहे हैं, लेकिन ये और ये तो मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 4 आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर 2 लेते हैं तो ये मैच हो जा रहा है, लेकिन यहां पे ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता है। -2 पे भी ये मैच हो जाएगा, ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब -2 भी नहीं हो रहा है। आपको क्या था कि ये पहली कंडीशन एज वेल एज सेकंड कंडीशन दोनों ही होल्ड करनी चाहिए। और दोनों कब होल्ड करेगा? तो उसका तरीका ये बताया जाता है कि पहली कंडीशन से जो आपने वैल्यू निकाली, सेकंड कंडीशन से वैल्यू निकाली, दोनों का जो कॉमन वैल्यूज होगी वही सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन वैल्यूज में क्या आ रहा है आपका? तो नो सच अल्फा। नो सच अल्फा का मतलब कि इसमें से कोई भी एक्चुअल आंसर होगा अल्फा इक्वल टू 5, यानी कि कोई अल्फा है ही नहीं कि जिस पे ये मैट्रिक्स इससे बराबर हो जाए। तो एक्चुअली जो दिया हुआ था उसमें से 5 नहीं है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। तो एक तरीके से शॉर्ट में हम लोगों ने वो सारी चीजें कल पढ़ ली, डिस्कस कर लिया कि जिसको कल हम लोग बात किए थे। है समझ में आ गया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट उसके बाद। और ये जो है कि आपको 13.1 पूरा करने के लिए कहा गया था। अब 13.1 से हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखिएगा कि उससे आगे क्या है, वही चीजें हम लेकर के चलते। तो मूव करते हैं अब सेकेंड लेक्चर पे। और सेकेंड लेक्चर है हमारा अबाउट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं, कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनके अबाउट बात किया गया है। तो एक तरीके से पहला जो उसमें है वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या मतलब है या उससे हम क्या चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या ऐड करने का कोई सेंस भी है और अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए। तो कह रहा है कि एक है फातिमा जिनके पास 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री 1 और एक फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 शूज बना रही है, लेदर शूज बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए, एज वेल एज कन्वास शूज बना रही है बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए। और सेम वही काम फैक्ट्री 2 में भी हो रहा है।
कि दो फैक्ट्री है फातिमा के पास, एक फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 में लेदर शूज बन रहे हैं बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए, और फिर फैक्ट्री 2 में भी लेदर शूज बन रहे हैं एज वेल एज दोनों जगह कैनवास शूज बन रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि फाइंड मैट्रिक्स ऑफ देयर टोटल प्रोडक्ट्स, हाँ जी, मैट्रिक्स जैसे बताया गया कि एक तरीके से जो भी आप डेटा टेबुलेट करके चलते हैं, ये टेबुलर फॉर्म का जो डेटा है वही कहलाता है मैट्रिक्स। तो अब सीधा सा मुद्दा ये है कि दोनों फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स मिला दिए जाएं तो उसका आउटपुट यानी कि फाइनल आपका डेटा क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस वाले मैट्रिक्स को अगर मैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी उस लिस्ट को मैं ए मान लूँ और इसके लिस्ट को मैट्रिक्स बी मान लूँ, तो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ देयर टोटल प्रोडक्ट्स या कह लीजिए कलेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब टोटल दो चीज़ों का कलेक्टिव जो होता है वो ए और बी से रिप्रेजेंट होता है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या आप समझते हैं? भाई सीधी बात है कि दोनों फैक्ट्री के ये डेटा रखे हुए हैं और उनके अगर मिला करके पूछा जाए कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कह रहे हैं फैक्ट्री ए में बॉयज के लेदर शूज हैं 60 और फैक्ट्री बी प्रोड्यूस कर रहा है बॉयज का ही लेदर शूज 40। तो अगर पूछा जाए कि उनके यहाँ बॉयज की लेदर शूज टोटल कितनी प्रोड्यूस की, तो सीधी बात है ये 60 के साथ ये 40 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे कि 60 और प्लस का 40। सीधी बात है कि एक फैक्ट्री लेदर शूज फॉर बॉयज बना रही है 60 और दूसरी फैक्ट्री लेदर शूज फॉर गर्ल्स बना रही है 40 और दोनों उन्हीं का है, वो पूरा अपने यहाँ का प्रोडक्ट जानना चाहती हैं। तो लेदर के शूज कितने हुए, तो 60 और 40 ऐड हो गया। इसी तरह पूछा जाए कि दोनों फैक्ट्री मिलकर के गर्ल्स के लिए कितनी लेदर शूज बना रही हैं, तो यहाँ 20 यहाँ 30, तो कलेक्टिव क्या होगा भाई, तो कलेक्टिव में 20 और 30 जोड़ के ही बताएंगे। इसी तरह कैनवास का 40 यहाँ बन रहा है 35 यहाँ बन रहा है, तो कलेक्टिव क्या होगा, तो 40 प्लस 35। इसी तरह कैनवास का गर्ल्स शूज कितना होगा, तो कलेक्टिव मिलकर होगा कितना 50 और प्लस 40। तो एक तरीके से दो मैट्रिक्स के सम से मतलब क्या था कि दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट क्या है, और कलेक्टिव इफेक्ट जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या अब हम इसको फाइनली कंक्लूड करके ऐसे कह सकते हैं कि जब दो मैट्रिक्स जोड़ने की बात आई तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स जोड़ दिए गए, यानी कि 60 से यहाँ के A11 से A11 जोड़ दिया गया, 12 से 12 जोड़ दिया गया, देखिए 21 से 21 जोड़ दिया गया है, 22 से 22 जोड़ दिया गया है। तो एक तरीके से ये हमें एक आइडिया बता दिया कि दो मैट्रिक्स अगर जोड़ना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। तो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो इसी समझी हुई बात को अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या अगर ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij है और उसकी ऑर्डर m/n दिया हुआ है, और B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स Bij है और m इंटू n ऑर्डर इसका भी दिया हुआ है, यानी कि दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि दैट इज ऑर्डर दोनों के सेम है। सेम ऑर्डर रहने पे ही जुड़ेगा। तो A प्लस बी मैट्रिक्स का क्या मतलब निकला, यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि A और B के कलेक्टिव हमने जोड़ा, तो क्या ऑब्जर्व किया कि भाई Aij के साथ Bij को ऐड कर दिया गया है और वो भी m इंटू n ऑर्डर का ही रिजल्ट दिया फॉर ऑल I एंड j। यानी कि दो मैट्रिक्स जोड़ने से क्या समझ में आया कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले को जोड़ दीजिए। तो इसी तरह से अब एक आइडिया आ गया कि अगर हमें दो मैट्रिक्स के डिफरेंस की बात आए तो डिफरेंस भी यहीं पे मैं मार्क कर दे रहा हूं कि अगर A माइनस बी कहा जाए तो Aij में से Bij को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सम कहा गया तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऐड कर देंगे और डिफरेंस कहा गया तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट का डिफरेंस कर देंगे। तो आई थिंक मैट्रिक्स के सम समझ में आ गया कि सम से हम क्या चाहते थे और सम कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, तो वो इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना चाहिए। डिफरेंस की बात आए तो डिफरेंस कर देना चाहिए बस। अब सम आ जाने के बाद अब हम आगे, है कोई किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है?
कि दो मैट्रिक्स जोड़ा कैसे जाए, यानी कि इसे ये समझ में आया कि दो मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, और कैसे ऐड किया जाएगा तो उसका तरीका बता दिया गया। अब क्या है कि मैट्रिक्स के ही कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं सम की, यहां भी सम की ही बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स का सम कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव से मतलब क्या है कि ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ें तो ये बी और ए के सम के बराबर होता है, मतलब ए प्लस बी को आप बी प्लस ए कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैट्रिक्स का सम एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मतलब कि ए के साथ बी और सी के सम को अगर ऐड करते हैं, रिजल्ट वही देगा कि जितना ए प्लस बी के साथ सी को जोड़ें। तीसरी बात ये कि इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, आई थिंक एडिटिव आइडेंटिटी टर्म से समझते होंगे कि मतलब कि एक मैट्रिक्स ए जिसमें अगर हम एक मैट्रिक्स ऐड करें रिजल्ट ए ही रह जाए, यानी कि सेम वही जो था, तो वो कौन सी है आइडेंटिटी, तो एक नल मैट्रिक्स ए के साथ में अगर आप एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसे आप जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, चाहे वो आप 0 के साथ ए जोड़ें तब भी आ जाएगा आपका ए। यानी कि मैट्रिक्स के केस में ही एक एडिटिव आइडेंटिटी है। वो है क्या, तो एक नल मैट्रिक्स जो होगा वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से एक टर्म आता है एडिटिव इनवर्स। आई थिंक एडिटिव इनवर्स से समझते होंगे कि मतलब जैसे नंबर्स में एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि एक नंबर कोई x, क्या उसके साथ किसी नंबर को जोड़ने से 0 मिल सकता है, तो जिस नंबर को जोड़ने से 0 मिलता है वही कहलाता है उसका एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह से बात हो रही है कि क्या किसी मैट्रिक्स में भी अनदर मैट्रिक्स जोड़ने से 0 मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। क्या कि ए के साथ में अगर माइनस ए को जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट दे देगा 0, यानी कि नल मैट्रिक्स दे देगा। तो इससे क्या समझ में आया कि माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक माइनस ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि जिसको आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 दे देगा। ये है, सही है। तो ये मैट्रिक्स के अबाउट उसके 4 अलजेब्रा बताए गए हैं छोटी छोटी सी। आई थिंक ये याद भी हो गया। क्या है कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वेल अवेयर है कि जैसे ए प्लस बी क्या बी प्लस ए के बराबर होता है, तो यस मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है। उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ए के साथ बी प्लस सी को जोड़ें तो रिजल्ट वही देगा जो ए प्लस बी से सी को जोड़ने पे होगा। इसी तरह एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो नल मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको जोड़ने पे एज इट इज वही रह जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स। तो 0 उसका एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स का मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स ऐसा भी एग्जिस्ट करता है कि जिसको ए से जोड़े और नल मिल जाए, वो क्या है मैट्रिक्स, तो माइनस ए है, सही है। तो ओवरऑल सम कैसे किया जाए और सम को जो है प्रॉपर्टीज क्या है वो सारी चीजें बता दी गई। देन एक टर्म आता है अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब अब सेम आ जाइए उसी बात पे कि अगर फातिमा की फैक्ट्री ए, फैक्ट्री फर्स्ट नॉट ए, हाँ ठीक है फैक्ट्री ए मान लिया जाए। अगर मान लिया कि इसमें कहा गया कि इनके वही लेदर शू और कैनवास शूज जो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 40, ये 20 और ये 35 और ये 50, ये है। यानी कि उनके शूज के यानी कि प्रोडक्ट्स के हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है। अब अगर कहा जाए कि उन्होंने प्रोडक्ट्स डबल कर दिया,
तो फिर क्या होगा कि इफ देयर प्रोडक्ट्स आर डबल, तो नॉर्मली आप सोचिए कि प्रोडक्ट्स डबल, तो फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट्स का, इसके मैट्रिक्स को भी हमने ए नाम दिया था, अब जब डबल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है तो इसका नाम ए दे दिया। अगर कहा जाए कि उसके प्रोडक्ट सारे डबल किए गए हैं तो यानी कि 2a। सोचिए जरा, नॉर्मली प्रोडक्ट डबल करने से आपको क्या समझ में आपके जहन में कि भाई एक फैक्ट्री ए की मैट्रिक्स यहां बनी हुई है और कहा गया कि उन्होंने प्रोडक्ट्स को डबल कर दिया, तो क्या ये डबल होगा या ये डबल होगा? भाई प्रोडक्ट डबल करने का मतलब ये भी समझ में आ गया कि इसको भी डबल कर दिए होंगे 2 × 40, इसको भी डबल कर दिए होंगे 2 × 20, इसको भी डबल कर दिए होंगे 2 × 35, इसको भी डबल कर दिए होंगे 2 × 50। नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि भाई कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्ट डबल कर दिया, तो ये तो नहीं कि सिर्फ एक डबल कर दिया तो पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्ट डबल हो गया। डबल से क्या समझ में आता है कि हर एंट्रीज ही डबल हो जाएगी। तो अब इससे हम कंक्लूड करें तो हम कहें कि अगर ये एक मैट्रिक्स ए था, तो जब मैट्रिक्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक तरीके से सारी एंट्रीज ही 2 टाइम्स हो गई। तो अगर इसी को अब हम समझ के बात करें तो हम कहेंगे कि ए अगर एक मैट्रिक्स है जो ij से बना हुआ और m × n ऑर्डर का है, तो इसका मतलब कि लैम्डा ए जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा जो लैम्डा ए ij से बना है और उसकी ऑर्डर m × n ही रहेगा। यानी कि जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ही उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 1 के अगर किसी लैम्डा से आप ए और बी दो मैट्रिक्स के सम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है ये, तो लैम्डा टाइम्स ए बनेगा और प्लस लैम्डा टाइम्स बी बनेगा। है सही है? यानी कि ये जो स्केलर है वो ए को भी मल्टीप्लाई कर देगा, बी को भी मल्टीप्लाई कर देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लिया लैम्डा 1 और प्लस लैम्डा 2 से अगर एक मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी का, एक मिनट, तो सीधी बात है ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से ए का मल्टीप्लाई और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से बी का मल्टीप्लाई होगा। यही 2 पॉइंट मतलब जो आपके एनसीईआरटी में एज ए प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, बस वही चीजें यहाँ पे समझाई जा रही है। हालांकि ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, हर बच्चे को समझ में आ गया कि भाई जो लैम्डा लिखा हुआ है यहाँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मिलकर भी एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ऊपर वाली ही बात तो यहाँ पे बता दी है कि उसी कांस्टेंट से इसका भी मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई। तो खैर चूंकि आपके ट्रेडिशनल जो 2 पॉइंट्स वहां पे समझाया गया है वो एनसीईआरटी में वो चीजें हमने समझा दी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीख लिया, मतलब कि 2 मैट्रिक्स के सम या डिफरेंस, और फिर बात आई कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इधर। और एक यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है। अब कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x इज b 5b। यानी कि ए और बी दिया हुआ है और 2a + 3x मैट्रिक्स 5b मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए x मैट्रिक्स क्या होगा। तो अब नॉर्मल नंबर्स की तरह ही बात करें तो अगर ये सोचिए कि आप ये x चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला टर्म हटाना पड़ेगा। अब क्या मैट्रिक्स में भी हटाने का कोई तरीका है क्या? हटाने का मतलब कि उसको जीरो में कन्वर्ट करने का, तो यस तरीका है। अभी एडिटिव इनवर्स तो वही सिखा रहा था ना कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको जीरो मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो -a ऐड कर दीजिए। तो वही काम हम इसमें भी कर रहे हैं कि इसमें हम ऐड कर दें कितना, -2a। तो इस तरीके से 2a और +3x और -2a करें और इस साइड में भी हम -2a ऐड कर दें, वही एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो उससे क्या होगा कि 2a और -2a मिलकर के 0 हो जाएगा
और ये 3x मैट्रिक्स, और जिसकी वैल्यू कितनी हो गई तो 5b माइनस का 2a। ये हमने कहाँ से लाया, तो वही एडिटिव इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी बताई गई थी। ठीक है, कि मैट्रिक्स में भी ऐसा एग्जिस्ट करता है एक मैट्रिक्स जो किसी ए मैट्रिक्स को जीरो बना सकता है, वही था, वही हमने अप्लाई कर दिया। फिर अब 0 से 3x का, तो ये कितना होगा भाई 3x, जो कितना हो गया 5b माइनस 2a। ये कहाँ से हमने सीखा कि 0 से 3x ऐड करने पे 3x हो जाएगा, तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी वाला लॉ सिखाया था, एडिटिव आइडेंटिटी वाला, कि 0 से किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो 0 रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3x मैट्रिक्स के बारे में ये पता चल गया। अब 3x का रिजल्ट क्या बता रहा है, तो कह रहा है कि राइट साइड में b मैट्रिक्स को 5 से, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और देन सब्ट्रैक्ट करने से 3x आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 5, b मैट्रिक्स क्या है, तो 2 4 माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 2 2 और 1, और जिसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है किसका, a, यानी कि 8 0 4 माइनस 2 और 3 और 6 का। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे सीखा था, तो कहा गया कि सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5, और इसी तरह चाहे तो 2 को अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 16 0 8 माइनस 4 और 6 और 12। ये समझ में आ रहा है कि 2 एक स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना, तो ये सिखाया गया था कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 10 में से माइनस 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर माइनस 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 में माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि ऐड हो गया, माइनस 25 में 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5 में 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई है, तो ये 3x की वैल्यू आई है। अब 3x की वैल्यू ये आई है, तो x की वैल्यू कैसे आएगा, तो वो आ जाएगा 1/3 आपका माइनस 6 माइनस का 10 और यहाँ पे 12 और इधर 24 और यहाँ पे माइनस 31 और यहाँ पे माइनस का 7। 1/3 जैसे बताया गया कि भाई कि हर एंट्रीज को ही 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस का 10/3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 31/3 और ये हो जाएगा माइनस का 7/3। तो ये आपके x मैट्रिक्स का आंसर हो गया है। सही है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पे देखिए, एक तरीके से जो हमने एग्जाम्पल सम या डिफरेंस वगैरह की बातें बताई थी, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। सवाल में ये दिया हुआ है कि 2 फार्मर्स रामकिशन और गुरचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Naura. The sale in rupees of these varieties of rice by both farmer in the month of September and October are by following matrices A and B. चलिए पहले सवाल को थोड़ा समझ ले सही से, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है सितंबर सेल्स, यानी कि सितंबर में ये रामकृष्ण के जो है, ये सितंबर में रामकृष्ण के बासमती, परमल और नौरा के सेल्स इतने के हुए और गुरचरण के ये हुए। ठीक है, बासमती रामकृष्ण ने ये सेल किया, परमल ये सेल किया और नौरा ये सेल किया। इसी तरह गुरचरण सिंह के दिए हुए हैं कि इतने की बासमती, ये आपका परमल, ये आपका नौरा। अब ये पूरे डेटा की जो लिस्ट है वो ए से डिनोट किया गया। इसी तरह इनके जो सेल हुए थे अक्टूबर में, उनके ये जो मैट्रिक्स बनी है वो बी से डिनोट करा। कह रहा है कि फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच ऑफ द फार्मर, फॉर ईच फार्मर इन द वेराइटी। भाई दोनों के कंबाइंड सेल, इसका मतलब ही हुआ कि ए और बी मिल करके कितने का बेचे हैं। तो सीधी बात है भाई कि ए और बी की बात हो रही है, तो जैसे अगर मैं बासमती की बात करूं,
यहाँ पे परमल की बात करूं, ये परमल बना रहा हूं और ये आपका नौरा बना रहा हूं, ठीक है। ए और बी की बात हो रही है, तो आप खुद बताइए, मेरे ख्याल से आप तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी भाई। बासमती इन्होंने 10,000 का बेचा और उन्होंने जो है 5,000 का बेचा, रख दीजिएगा। तो ऑब्वियस है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15,000 का। इन्होंने परमल 20,000, इन्होंने 10,000, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000। फिर इनके 30,000 के नौरा, इन्होंने 6,000 का नौरा जो सेल किया, तो कितना हो जाएगा 36,000। अरे हो जाएगा कि नहीं। फिर इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 70,000। ये 30 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 40,000 और 10,000 जुड़ के कितना हो जाएगा 20,000। तो एक तरीके से दोनों का कलेक्टिव यानी कि कंबाइंड सेल कितना हुआ, तो दोनों के जो है कि इधर सितंबर के और अक्टूबर के सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर दोनों का मिलके कितना हुआ, तो दोनों हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तो सम की बात हो गई। वही जैसे दो मैट्रिक्स जोड़ने की बात हुई थी, तो क्या कहा गया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। इसी तरह से अब आगे इसी पे सवाल ये पूछा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। चलिए आप नॉर्मल से बात बताइए कि सितंबर में एक आदमी ने 10,000 की एक चावल बेची और अक्टूबर में 5,000 की बेची। पूछा जाए कि सेल में कितना डिक्रीज हुआ भाई। सितंबर में 10,000 और अक्टूबर में 5,000, तो सेल में कितना कमी हुआ, तो आप 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे। तो जैसा अगर हम बासमती में डिक्रीज करें तो बासमती का डिक्रीज कैसे आएगा, तो इस 10,000 में से 5,000 को माइनस करके। ऐसे ही यही सेम कहानी परमल चावल की भी होगी, नौरा की भी होगी। तो अगर कह रहा है कि डिक्रीज इन सेल, तो डिक्रीज इन सेल का मतलब क्या हुआ कि जैसा आपने कहा कि भाई बासमती में से बासमती वाले को माइनस कर दिया जाए, तो इसी तरह पूरे मैट्रिक्स का ही माइनस हो जाएगा। ए में से बी माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या होगा 10,000 में से 5,000 का माइनस हो जाएगा, आमने सामने एक माइनस। यहां 20,000 में से माइनस हो जाएगा कितना 10,000 का, और 30,000 में से माइनस हो जाएगा कितना 6,000 का, ठीक है। इधर 50,000 में से 20,000 माइनस हो गया, अरे सही चल रहा है। फिर 30,000 में से 10,000 माइनस हो गया, और फिर यहां पे 10,000 में से 10,000 का माइनस हो गया, एक जीरो छूटा हुआ है, मिलकर के कितना हुआ भाई, तो इधर 5,000 की बासमती सेल में डिक्रीज हुआ है, 10,000 का इधर कौन सा हुआ है भाई परमल में 10,000 का डिक्रीज हुआ है। इधर तो बहुत ही बुरा हो गया भाई, 30,000 से सीधे 6,000 पे यानी कि 24,000 के एक तरफ से डिक्रीज हुआ है। इधर 50 में से 20 माइनस हुआ, कितना हो गया 30,000 का डिक्रीज, इधर 20,000 का डिक्रीज, और इस पे जीरो डिक्रीज हुआ है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये आपका इतना सेल में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेम वही सवाल, वही डेटा। अब कह रहा है कि इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब कह रहा है कि ईच बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, ठीक है। उन्होंने जो सेल किया उसका 2% उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। तो कह रहा है कि दोनों मंथ में, सॉरी, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। ओके, अक्टूबर में जो उन्होंने सेल किया हर वेराइटी के कितने प्रॉफिट हुए, तो हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ 2%, प्रॉफिट कितना है, if both farmer receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October, ठीक है। तो प्रॉफिट इन अक्टूबर, प्रॉफिट इन अक्टूबर, हाँ भाई, यानी कि जो बी टेबल है इसके बारे में पूछ रहा है, ए में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा।
अब आप बी टेबल पूरे पे छोड़िए, अगर मान लिया कि उसने बासमती राइस की सिर्फ अगर बात की जाए 5,000 का बेचा और कह रहा है कि 5,000 पे 2% का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे आप निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे भाई? तो 5,000 का 2%, तो इसी तरह 2% का तो प्रॉफिट इसमें भी हुआ है, 2% इसमें भी हुआ है, तो सबका 2-2% उसमें आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तरीके से प्रॉफिट इन अक्टूबर कितना होगा? तो पूरे जो बी मैट्रिक्स है उसी का 2% कर दिया जाएगा, तो 2% ऑफ बी मैट्रिक्स, और 2% का मतलब है 2/100 ऑफ बी मैट्रिक्स, सही है। और अभी आपने पढ़ा कि भाई 2/100 से अगर बी का कर रहे हैं तो बी के हर एलिमेंट जो हैं, जैसे 5,000 है, यहाँ 10,000 है, और यहाँ पे 6,000 है, और यहाँ पे 20,000 है, और यहाँ पे 10,000 है, और फिर यहाँ पे 10,000 है, तो हर एलिमेंट का ही आप एक तरीके से 2/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो बताया गया कि मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहा गया कि हर एलिमेंट को ही 2/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए मल्टीप्लाई, 100 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। यहाँ करेंगे 200, यहाँ पे करेंगे तो कितना हुआ भाई? 120। यहाँ पे 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 200। तो इस तरह से उनके प्रॉफिट का ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कि बाकी अब क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 में देख लीजिए, और कौन कौन सा कर रहा है, ये तो वही वाला है, क्वेश्चंस ला दिया हूँ। तो बाकी एक्सरसाइज 1.13.2 को कर लीजिए, उसमें जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट अगली क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।